है वो फर्स्ट एड कहलाता है। तो इसके जो टॉपिक हैं ये है दुर्घटना संबंधी अवस्था, रक्तस्राव को रोकना, बैंडेज के प्रकार, बैंडेज कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार से बांधी जाती है, फ्रैक्चर और इसकी सामान्य अवस्था, जलने का प्राथमिक उपचार, जल में डूबने पर प्राथमिक उपचार, हृदयाघात पर प्राथमिक उपचार और टूटी हड्डी जोड़ने वाले लकड़ी के खपची या स्लिंट के प्रकार, जो हड्डी टूट जाती है उसको ज्वाइंट लगाने के लिए, उसको सहारा देने के लिए कि वो अपनी अवस्था में ठीक से रहे, उस वो कितने प्रकार के होते हैं, इसके विषय में हम इस सेकंड पेपर में पढ़ेंगे। तो शुरू करिए, पढ़ना शुरू कीजिए। फर्स्ट पेपर के क्वेश्चंस मैं बता दूंगी क्लास के लास्ट में, या फिर आप तो जो भी उसके बनते हैं एक आइडिया हो जाएगा आपको। और इसमें से अगर उसमें से फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पूछना कोई कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप लोग के मतलब मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, क्लास के लास्ट में जो 5-7 मिनट होते हैं उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो दुर्घटना संबंधी अवस्था। मैम प्रिंट तो निकला नहीं, मैं स्क्रीन से ही पढ़ने की कोशिश करती हूँ। प्रिंट आउट नहीं है, कोई बात नहीं, स्क्रीन से ही पढ़ लीजिए। स्क्रीन ठीक से शेयर हो रहा है या इसको और थोड़ा बोल्ड नहीं करूं? ठीक है मैम, देखती हूँ। देख लीजिए। हाँ जी। अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना के में घायल हो गया है तो तो पहले चेक कर ले कि आप या वह व्यक्ति किसी खतरे वाली पोजीशन में तो नहीं है। अगर है तो स्थिति को सुरक्षित बनाएं, और जब ऐसा कर ले तो देखें कि घायल की स्थिति क्या है और जरूरत हो तो एम्बुलेंस मंगवाएं। इसके बाद आप बेसिक फर्स्ट एड कर सकते हैं। ठीक। दुर्घटना और उसका प्राथमिक उपचार। दुर्घटना भी उतनी ही पुरानी है जितनी की बीमारियां। नई तकनीकों और उद्योगों ने दुर्घटनाओं की इस सूची को और भी लंबी कर दिया है। दुर्घटना प्राकृतिक भी हो सकती है और कृत्रिम भी। दुर्घटना का अर्थ है अचानक लगने वाली चोट जिसकी पहले से कोई आशंका नहीं होती। इस तरह हत्या की कोशिश, आत्महत्या, चोटें, सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं और सांप का काटना आदि दुर्घटनाओं के ही रूप है। भारत में होने वाली मौतों में से 10% दुर्घटनाओं के कारण होती है। डूबना, सड़क दुर्घटना, जलना, जहर फैलना सबके अधिक आम है। सांप का काटना भी काफी आम है। जलना और डूबना भी दुर्घटनाओं में शामिल है। बड़े स्तर पर होने वाली दुर्घटनाएं आपदाएं कहलाती हैं। रेल की दुर्घटनाओं और भूचाल और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने हजारों जानें ली है। दुर्घटनाओं में न केवल मौतें होती है, पर बहुत से लोग अपाहिज भी होते हैं। इन मौतों के पीछे कम से कम 15 लोग अपाहिज हर मौत के पीछे कम से कम 15 लोग अपाहिज होते हाँ हैं। जी। हम ये पढ़े दुर्घटना संबंधी अवस्था, दुर्घटनाएं क्या होती हैं। अब दुर्घटना, अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में अचानक से घायल हो जाता है, हम उससे पहले का उपचार करते हैं, उसे फर्स्ट एड कहते हैं। ये है फर्स्ट एड। और इसमें क्या था, दुर्घटनाएं भी उतनी पुरानी जितनी की बीमारियां। दुर्घटनाएं कैसी कैसी, कौन कौन सी दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे सड़क पे अचानक चोट लग गई है, या अचानक से कोई घर में ही गिर गया है, स्लिप होके गिर गया है, किसी को चोट लग गई है, गिरने से चोट लग गई है, उसका बोन फ्रैक्चर हो गया है, या फिर किसी ने खुद को मारने की कोशिश की है, ये भी दुर्घटनाओं में शामिल होता है। या किसी ने किसी को मारने की कोशिश की है या किसी को मारा है, वो थोड़ा सा उसको मतलब मरा नहीं है लेकिन उसकी हालत बड़ी सीरियस है, तो ऐसी अवस्था में अगर उसको बचाने की कोशिश करेंगे तो वो फर्स्ट एड कहला जाएगी। मतलब दुर्घटना होती है, दुर्घटना से पहले, दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बचाने की जो हम पहला प्राथमिक उपचार करते हैं वो हमारा फर्स्ट एड कहलाता है। और ये अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, चोट लगना, सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं, और जैसे गांव देहातों में पहले हुआ करता था, खेत वगैरह की जमीन हुआ करती थी, तो सांप और इस तरह बिच्छू, जहरीले जानवर भी हुआ करते थे। सांपों का काटना भी दुर्घटनाओं का रूप माना जाता है। लेकिन बड़ी दुर्घटनाएं, प्रकृति के से जो बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं वो आपदाएं कहलाती हैं। जैसे बाढ़ का आ जाना, भूचाल का आ जाना, और एकदम से
या फिर किसी बिल्डिंग का गिर जाना, किसी पुल का गिर जाना। अपना एक गुजरात में हुआ था ऐसे ही, वहां पे पूरा का पूरा शहर भूचाल के आ जाने से खत्म हो गया था। अ, मेरे ख्याल अच्छा। से 2025, पता नहीं 26, 2024 की बात है। नहीं, 1924 ऐसे करके कुछ है, कुछ साल पुरानी बात है। 8-10 साल हो गए इस बात को। तो वहां पर इस तरह का कच्छ में, हाँ कच्छ में, मुझे शायद ध्यान आ रहा है, ऐसा हुआ था कि सोते सोते लोग रह गए थे, तो भूचाल के कारण बहुत वहां पर नुकसान हुआ था। तो इसके अंदर क्या है, आप बताते हैं कि भारत में होने वाली मौतों में से 10% दुर्घटनाओं के कारण होती है। डूबना, स्विमिंग कर रहे हैं या फिर नदी को तैर कर पार कर रहे हैं, या अचानक नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और उसमें कुछ लोग डूब जाते हैं, नाव के जरिए जो लोग तैर के पार करते हैं, या मछुआरे होते हैं जिनका अपना काम ही मछलियां पकड़ना होता है, तो उसमें डूब के मर जाना, जल जाना, जहर का फैलना, ये सब क्या है, दुर्घटनाएं कहलाती हैं। रेल की दुर्घटना और भूचाल और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने हजारों जाने लिए। हाँ, ये पढ़ लिया, ठीक है। आगे आगे करेंगे, इंसानों की गलतियां। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़े। जी। इंसानों की गलतियां दुर्घटना के कारणों में से एक है। काम की जगहों, घरों, सड़कों और मशीनों आदि का पर दुर्घटनाओं की संभावनाएं रहती है। हर दुर्घटना के होने के अपने कारण होते हैं, जैसे सड़कों पर दुर्घटनाएं, खराब सड़कों, वाहनों की उचित रखरखाव के अभाव, ड्राइवरों पर कम काम का दबाव, नींद कमी, यातायात नियंत्रण में अव्यवस्था, सुरक्षा के बारे में जानकारी का अभाव, गलत ढंग से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों पर कानूनी कार्रवाई न होने के कारण होती है। इसके अलावा चट्टानें टूटने, पेड़ के गिरने या सड़क पर तेल गिरने से, फिसलन आदि से भी दुर्घटनाएं होती हैं। सड़कों दुर्घट पे, एक सेकेंड, हम्म, सड़कों पर तेल कैसे गिरता है? कोई, लीकेज, टैंकर वगैरह जैसे लीकेज हो हाँ जाते लीकेज हैं ना। टैंकर, हाँ। सड़कों पे जो तेल है, लीकेज, तेल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाया जाता है, तो उसमें से लीकेज भी होता है। हम्म। तो वो लीकेज के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं, या फिर आंधी, तेज हवा, आंधी में घटना का बड़ा कारण बन जाता है। अचानक से किसी के साथ वो टक्कर हो जाना, ये भी दुर्घटनाओं का कारण बनता है। हाँ जी। जी। दुर्घटनाओं के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका दोहरी होती है। पर्याप्त प्राथमिक चिकित्सा और सेवा नुकसान कम करने के लिए जरूरी है। कुछ मामलों में प्राथमिक चिकित्सा के में अस्पताल में होने वाले इलाज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए, सांप के काटने पर तुरंत उपाय किए जाए तो व्यक्ति को बचाया जा सकता है। इस अध्याय में आमतौर पर होने वाली दुर्घटनाओं और प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी दी गई है। समस्याओं की जानकारी रखना और बचाव के उपाय पर ध्यान देना यह भी जरूरी है। किसी मरीज की जान बचाने के लिए फर्स्ट एड बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक उसको मेडिकल एड मिलती है, उससे पहले अगर उसको फर्स्ट एड अच्छा सा मिल जाए, तो उसकी जान बचने की गारंटी, संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए फर्स्ट एड का बहुत महत्व है। चोट का मूल्यांकन आमतौर पर किसी के साथ व्यवहार करते समय तीन वरीयता संदर्भित की जाती है। एबीसी, जिसका अर्थ है, ए मतलब एयरवे और बी ब्रीथिंग, हम्म। और सी सर्कुलेशन। हाँ, ये फर्स्ट एड के जो है, ये रूल्स हैं कि किसी भी दुर्घटना को तीन तरह की वो प्राथमिकता दी जाती हैं। जैसे इन्होंने बना दिया है ABC। ए मीन्स एयरवे, मतलब हवा, सांस देना, ब्रीदिंग, सांस को लेना, और तीसरा सर्कुलेशन, उसका ब्लड का सर्कुलेशन कैसा चल रहा है। हाँ जी, एयरवे में क्या क्या आता है? अगर घायल जवाब नहीं दे पा रहा है तो उनसे ऊंची आवाज में पूछे कि क्या वे अपनी आंखें खोल सकते हैं। अगर वे जवाब देते हैं तो आप उन्हें जब तक मदद नहीं पहुंचती उस स्थिति
सहायता का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मतलब क्या वे बेहोश हैं। हाँ, अगर कोई जवाब नहीं दे पा रहा है तो उसे जिस स्थिति में वे हैं वैसा ही रहने दें। उनके सांस लेने के रास्तों को खोलें। अगर जिस स्थिति में वे हैं ऐसा करना संभव नहीं है तो धीरे से उन्हें उनकी पीठ के बल पर लिटा लेटा। दें और उनके सांस लेने के रास्ते को सहज करें। हाँ, इस एयरवे। हम्म एयरवे एयरवे जो है, इसका फर्स्ट स्टेप है, क्या है, घायल से बात करते रहें। बात क्यों करनी चाहिए घायल से? अगर कोई घायल है तो उससे बार बार वो ठीक है क्या, वो उसको महसूस कर रहा है, उससे थोड़ा थोड़ा इस तरह बात क्यों करते रहना चाहिए? आप क्या समझते हैं, क्यों बात करते रहना चाहिए घायल को? घायल बेहोश से ना हो। बेहोश ना हो, वो अनकॉन्शियस तो नहीं हो, मतलब उसका दिमाग तो काम कर रहा है, उसको कोई इससे पता चलता है कि वो गंभीर चोट नहीं लगी उसको, वो जवाब दे रहा है, वो बात करने की स्थिति में है। और अनकॉन्शियस ना हो, और कई चीजों में अगर अनकॉन्शियस हो जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। बात कर रहे, उससे बात करते रहे, ठीक है, वो उसको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, थोड़ी थोड़ी देर में उससे बात करते रहे। उसके बाद क्या है, अगर वो दर्द हो रहा है, उसको वो कहे हाँ मुझे दर्द हो रहा है, तो मतलब ठीक है, वो उसका पूरा माइंड उसको काम कर रहा है, दर्द को महसूस कर पा रहा है। कुछ चोटें ऐसी होती है जिसमें वो दर्द भी नहीं महसूस कर पाता, आदमी बिल्कुल एकदम से सुन्न हो जाता है, जैसे इसे पैरालिसिस जैसा होता है कि उसको दर्द का भी एहसास नहीं हो रहा, तो वैसी स्थिति का हमें पता चल जाता है। और उसके बाद क्या है कि उसके सांस लेने के रास्तों को खोल दें, उसके आसपास भीड़ ना जमा होने दें, उसके अगर कपड़े, बदन उसका कपड़ा तंग है तो उसके कपड़ों को थोड़ा सा ढीला कर दें, जिससे कि उसकी स्किन भी सांस ले सके। पता है ना, हम स्किन से भी सांस लेते हैं, एकदम से खुला खुला महसूस उसको कराएं, जिससे कि वो सांस लेने में उसको आसानी हो। अगर वो पेट के बल गिरा हुआ है तो उसको लिटा के पीठ के बल कर दें, जिससे कि उसे सांस लेने में आसानी हो। हाँ जी। सांस के रास्ते खोलने के लिए एक हाथ उसके माथे पर रखें और धीरे से उसके सिर को पीछे की तरफ झुकाएं। उनकी ठोड़ी को दो उंगलियों से ऊपर की तरफ उठाएं। इससे उनकी जीभ गले की निचली तरफ से पिछली दूर हो तरफ से जाएगी। दूर हो जाएगी, हाँ। हाँ, उनका मुंह फर्श की तरफ से न धकेलें, क्योंकि इससे उनकी जीभ ऊपर की तरफ चली जाएगी और सांस लेने का रास्ता बाधित हो जाएगा। हाँ, अगर जब आदमी अनकॉन्शियस होता है कोई भी इंसान, तो उसकी जीभ वापस ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, तो इससे भी उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। इसलिए क्या करना चाहिए, अगर कोई इस तरह है तो उसके सिर को ऊपर उठा देने से और 2 इंच ऊपर, इसको चिन को ऊपर उठाने से क्या होगा, उसकी जो जीभ है वो नीचे की तरफ आ जाएगी, और उसका गले से जो उसको सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है, गला जो उसका अवरुद्ध हो रहा है, वो ठीक से सांस ले पाएगा, उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। ये अगर भी आप एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है जिसको समझना बहुत जरूरी है, कि किसी भी बेहोश व्यक्ति को हमें सांस लेने में कैसे मदद करनी है। हमें नहीं पता, हम उसका मुंह खोल कर थोड़ी ना देखेंगे, लेकिन संभावना 80-90% संभावना होती है कि जीभ ऊपर की तरफ मुड़ जाती है और उसको सांस लेने में किसी भी घायल व्यक्ति को तो दिक्कत मैम होती है। सर पीछे को करेंगे फिर और पीछे करेंगे तो ये तो हाँ, ऊपर ज, कैसे। ज, हाँ, जैसे कोई व्यक्ति गिर गया है तो उसको लिटाएंगे, उसके गर्दन के नीचे हाथ रखेंगे, सर नीचे हो जाएगा, उसके नाक से सांस लेने का रास्ता पूरा खुल जाएगा, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन जाएगी तो उसका वो ठीक रहेगा। और जो जीभ है ना, वो मुड़ जाती है ना, वो ठीक हो जाएगी। नीचे होगा तो जीभ जीभ थोड़ी सी मुड़ी रहती है, फिर वो जीभ मुड़ जाएगी, और जीभ जो है उसकी ठीक से अपनी सही पोजीशन पे आ जाएगी, उसको सांस लेने में आसानी हो जाएगी। और थोड़ा सा इसको भी ऊपर कर देंगे, चिन को भी, ठुड्डी को भी हम्म उसका थोड़ा सा हम्म ऊपर कर देंगे। अगर आप सोचते हैं कि उसे रीढ़ की हड्डी की चोट लगी है तो उसके हाथ अपने हाथ उसके सिर के नीचे रखें। उनका सांस लेने का रास्ता खोलने के लिए उनके सिर को हिलाएं, बिना अपनी उंगलियों से उनके जब
सांस लेना। व्यक्ति अभी तक सांस ले रहा है, यह जांचने के लिए देखें कि उसकी छाती उठ या बैठ रही है। सांस लेने की आवाज सुनने के लिए उसके मुंह या नाक पर ध्यान दें। 10 सेकंड के लिए अपने गाल पर उसकी सांस को महसूस करें। अगर ये सामान्य रूप से सांस ले रहा है तो उसे रिकवरी पोजीशन में रखें ताकि उसके एयरवे किसी भी बाधा से साफ रहे। उसकी सामान्य सांस लेने की प्रक्रिया पर नजर रखें। हांफना या नियमित सांस लेना को सामान्य सांस लेना नहीं कहा जा सकता। अगर सांस सामान्य सांस कैसे लेना है, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में, लेकिन एक हाफ रख के जबरदस्ती खींच के सांस ले रहा है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो ये सामान्य सांस नहीं होती। या फिर रुक रुक के थोड़ी थोड़ी देर में रुक रुक के सांस ले रहा है, तो इसको भी हम सामान्य सांस नहीं लेना नहीं कहेंगे। इसका मतलब कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी, सर्कुलेशन। हाँ जी, सर्कुलेशन। अगर व्यक्ति सामान्य तरीके से सांस नहीं ले पा रहा है तो आपको उसके सीने पर तत्काल दबाव देना शुरू करें। अचानक कार्डियक अरेस्ट या दिल की धड़कन बंद कर देता है। इसके बाद पहले कुछ मिनट के लिए एगोनल ब्रीदिंग, जैसे अंतिम हिचकी लेना भी कहते हैं। एगोनल ब्रीदिंग होती है, इसमें आवाज जो होती है बहुत अजीब सी आवाज हो जाती है। ये जो अंतिम समय की सांसें होती हैं, और ये बड़ी कई बार तो इतनी भयंकर होती हैं कि ऐसा लगता है कि अजीब से ही सांस घरघराहट की आवाज आती है। पूरा जैसे खोखले उसमें बर्तन में आवाज होती है ना, कई बार इस तरह की आवाज होती है। एगोनल ब्रीदिंग बहुत वैसी खतरनाक होती है। इसकी घरघराहट की आवाज, जैसे बिल्कुल अजीब सी घरघराहट की आवाज शरीर से निकल रही है, या जैसे खर्राटो जैसी आवाज निकल रही है, इस तरह की भी होती है। तो इसलिए इसको समझना चाहिए कि ये ब्रीदिंग कैसी है। इसका मतलब मरीज जो है बहुत ही खतरनाक स्थिति में है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड उसकी सिचुएशन है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए फटाफट एम्बुलेंस को बुलाएं या उसको हॉस्पिटल तक ले जाने का रास्ता जल्दी से जल्दी क्लियर करें। एगोनल ब्रीदिंग का अर्थ है कि अंतिम सांसें, अंतिम हिचकियां। तो इसकी आवाज से ही पहचान जाता है कि कोई मरीज है। उसको अगर आवाज उसकी घरघराहट की आवाज आ रही है सांस लेते समय, जैसे खाली बर्तन में कुछ बोलता है, आवाज तेज बोलती है, वैसी आवाज आ रही है, या फिर खर्राटों जैसी आवाज निकल रही है रुक रुक के, तो ये एगोनल ब्रीदिंग कहलाती है। इसका मतलब मरीज जो है अंतिम स्टेज पे है, और इससे पहले अगर उसे फर्स्ट एड मिल जाए तो शायद वो बच सकता है। हाँ, सीपीआर के बारे में बताया ना कि सीपीआर देना चाहिए। हाँ, सीपीआर। सीपीआर से मतलब समझते हैं आप? सीपीआर मतलब कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। व्यक्ति को ऐसे करके हाथ से दोनों हाथों को इस तरह बनाना और उसकी छाती पे दबाव बनाना 1 मिनट में 100 से 120 बार, या फिर जब तक उसकी सांसें रक्त वमन न हो रहा है तो उसे दूध पिलाना चाहिए। रक्तस्राव वाले स्थान पर सीधे दबाकर डालकर रक्त बंद कर दिया जाता है। यहाँ रक्तस्राव को रोकने के लिए रक्त बंद का उपयोग किया जाता है। अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, चोट लग गई है और उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो उसे तकिया नहीं लगाना चाहिए। तकिया लगाने से क्या होगा, सिर ऊंचा होगा, तो जो सिर का भी जो खून है वो सीधा तुरंत जल्दी जल्दी उसका खून ज्यादा बहेगा। तो बिल्कुल बिना तकिए के उसको लिटा दे, जिससे कि उसके सिर में सीधी ऑक्सीजन वगैरह जाने का रास्ता ठीक हो, ब्लीडिंग ज्यादा ना हो। और उसको अगर ब्लीडिंग नहीं, वोमिटिंग नहीं हो रही है, उसको ऐसी चोट नहीं लगी जिससे उसको वोमिट हो रहा हो, वोमिटिंग नहीं हो रही है, तो उसको थोड़ा गर्म दूध पिला सकते हैं। और उसके बाद जहां पे भी उसको खून निकल रहा है, तो हम करते हैं खून निकल रहा तो बांध देते हैं किसी चीज से, किसी पट्टी से बांध देते हैं। तो रक्तस्राव को दबाव डालना मतलब उसको दबा के, किसी कपड़े से बांध के दबा के उसका ब्लड बंद करना चाहिए, जिससे कि
उसको ज्यादा ब्लीडिंग ना हो और मरीज को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। हाँ जी। जी। शल्यक्रम के समय रक्तवाहिनियों को बांधकर रक्तस्राव रोकते हैं या ऐसे अभिकर्मकों का उपयोग करते हैं जो कि रक्त को गाढ़ा करते हैं। सीरिया केशिकीय रक्तस्राव को रोकना सहज कार्य है, किंतु धमनिया रक्तस्राव को रोकने में कठिनाई होती है। धमनीय रक्तस्राव रोकने के लिए तत्काल डॉक्टर द्वारा उपचार करना चाहिए, अन्यथा विलंब होने के कारण अधिक रक्तस्राव को हो जाने पर रोगी के मर जाने का भी भय रहता है। जब शल्यक्रम मतलब जब हम कोई ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो जो ब्लीडिंग होती है उसको डॉक्टर लोग कैसे करते हैं, रक्त वाहिकाओं को, जो भी रक्त वाहिकाएं उनको बांधकर या फिर कोई कुछ ऐसा लोशन, कोई ऐसी दवाई लगाकर उसको रक्त को रोकते हैं। लेकिन जो शिराओं में से रक्त निकलता है, केशिकाओं में से रक्त निकलता है, उसको रोकना सहज है, उसको थोड़ा सा कुछ लगा दिया बंद हो गया। लेकिन जो नसें कट जाती है हमारी, उनको रोकने में, उनकी ब्लीडिंग को रोकना बहुत मुश्किल काम होता है। उसको रोकने के लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं तो ज्यादा ब्लीडिंग हो जाने से क्या होता है, रोगी के मर जाने का भय रहता है। स्वस्थ व्यक्तियों के रक्तस्राव रोकने की प्राकृतिक चिकित्सा होती है। यदि ऐसा नहीं हो तो त्वचा के कट जाने या छिल जाने पर घातक रक्तस्राव होने लगता है। जिन व्यक्तियों में रक्तस्राव को रोकने की प्राकृतिक क्षमता नहीं होती, वे पैतृक रक्तस्राव हेमीफीलिया से पीड़ित होते हैं। रक्तस्राव हीमीफीलिया, हीमीफीलिया वर्ड्स आए, पैतृक रक्तस्राव या हीमीफीलिया क्या होता है? इसके जो ब्लड को रोकने वाले खून को थक्का जमाने वाले के उसके अंदर कण होते हैं, सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर, वो नहीं होते। उससे क्या होता है कि जो उसका ब्लीडिंग होती है तो वो ब्लीडिंग होती ही रहती है, वो रोकती नहीं है। अब आमतौर पे हमने देखा है, अगर हमारी कहीं से चोट लग गई, ब्लीडिंग हो रही है, तो थोड़ी देर में वहां पे खून का थक्का सा जम जाता है, अपने आप ब्लीडिंग थोड़ी देर में रुक जाती है, या हम उसको ठंडे पानी से धो दें या बांध दें तो अपना खून रुक जाता है। लेकिन हीमीफीलिया से पीड़ित जो रोगी होता है उसको इस तरह की ब्लीडिंग नहीं रुकती है, और उसके अंदर ब्लड जो है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं बनती है। तो इसको, ये अनुवांशिक होता है, अगर आज किसी एक पेशेंट में, तो आगे से उसके बच्चों में जाने की प्रबल संभावना होती है। हीमीफीलिया से पीड़ित रहने वाले, उसको हीमीफीलिया कहते हैं, जिसमें ब्लड क्लॉटर्स नहीं बनते। ब्लड क्लॉटर्स होते, जो क्लॉटिंग होती है वो नहीं बनती, खून के थक्के नहीं बनते, ब्लीडिंग तुरंत होती रहती है। तो ये एक बीमारी होती है, तो इसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट। मुझे ना ये ऊपर हाँ चला जी। गया था। हाँ, रक्तस्राव की गति और परिमाण पर ही रक्तस्राव से होने वाली हानि निर्भर करती है। मंद गति से अधिक समय तक होने वाली रक्तस्राव के कारण रक्तहीनता नामक रोग हो जाता है। एक अधिक परिमाण में होने वाला रक्तस्राव घातक होता है और उसकी चिकित्सा के अभाव में मृत्यु हो जाती है। त्वचा की मामूली छिल जाने या कट जाने अथवा नकसीर फूट जाने पर विशेष चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती, पर अन्य प्रकार के रक्तस्रावों के लिए विशेष चिकित्सा की आवश्यकता होती है। रक्तस्राव को रोकने के मुख्य सिद्धांत है। रक्तस्राव को रोकने का प्रयास करना, रक्त के परिमाण की को रुधिराधान द्वारा सामान्य बनाना और रोगी को शांत और सुखद विश्वासपूर्ण स्थिति में रखना। ये रुधिराधान द्वारा सामान्य कैसे बनाना, रक्त के परिमाण को रोकना, रुधिराधान द्वारा सामान्य बनाना तथा रोगी को शांत, सुखद और विश्वासपूर्ण स्थिति में रखना। अगर किसी को ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने की पूरी कोशिश करना, बांधकर, पट्टी बांधकर ठंडे पानी से, या फिर कोई एंटीसेप्टिक कुछ अगर हमें पता हो, जैसे डिटॉल लगा देते हैं या फिर बर्फ कुछ लगा देते हैं, तो उससे भी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, रक्त रुक जाता है। और रोगी को बिल्कुल शांत रखना, उसको एकदम से ये विश्वास दिलाना कि वो ठीक हो जाएगा, कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अगर उसके अंदर ये आत्मबल आ जाता है कि वो ठीक हो जाएगा, तो इससे भी उसके ठीक होने में बड़ी संभावना और उसकी बड़ी मदद मिलती है। रोगी के अंदर विश्वास होना चाहिए, हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं तो ये घबरा जाएगा। हाँ जी। बिल्कुल मैम, ये नक्सीर क्यों होती है मैम? नक्सीर होती है गर्मियों में, ज्यादातर गर्मी लगती है तब होती है, या फिर अपना कफ जमा हो जाता है।
नाक के ऊपरी हिस्से में ये इधर जो है अपने यहाँ पे कफ जमा हो जाता है, इससे भी नक्सीर होती है। माथे के कानों के इधर दोनों तरफ ये वाले एरिया में नाक के इधर में कफ का जमा होना भी नक्सीर का बड़ा कारण है। कई बच्चों में सर्दियों में भी नक्सीर होती है, तो इस हाँ मैम, कोशिश कभी देखने को मिला है। हाँ, तो जिनको सर्दियों में भी नक्सीर होती है तो उनको कफ वाली चीजें नहीं देनी। कभी कभी वो स्टीम ले सकते हैं। अब गर्मियों में तो स्टीम लेना ठीक नहीं होता, तो सर पे थोड़ा ठंडा कुछ रखें, जैसे बर्फ को गीला तौलिया ठंडे पानी में भिगो के रख दें। कफ वाली चीजें कम से कम खाएं। हम्म। नक्सीर तो एक तो गर्मी के कारण होती है, दूसरा जिनके कफ जमा हो जाता है उनको भी नक्सीर, तुरंत उनको ब्लीडिंग हो जाएगी, जरा सा कुछ लगा नहीं तो तुरंत एकदम से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। हम्म, ठीक है मैम। कि रक्त के प्राथमिक उपचार। इसका मैम नक्सीर का कुछ खाने का तो है नहीं कि कुछ ऐसा ठंडी चीज? नहीं, ठंडी चीज तो है, लेकिन ये कफ जो कफ वर्धक चीजें हैं ना, उनको कुछ दिन तक उनको अवॉइड करना चाहिए, अगर जिनको कभी भी नक्सीर हो जाती है। लेकिन अगर एक गर्मी का मौसम है, कभी गर्मी में नक्सीर हो रही है, तो उसको क्या करना चाहिए, ठंडे पानी में भिगा हुआ तौलिया सिर पे रख दें और सिर को बिल्कुल नीचे की तरफ ना करें, थोड़ी देर खून निकल जाए, थोड़ी देर सिर को ऊपर करके और ऐसे करके लेटे। खून बंद हो गया तो सिर को ऊपर करें, नहीं तो वो खून जो वापस जाएगा वो नुकसान करेगा। खून बंद हो जाने पर ऐसे करके लिटाएं और उसको शिकंजी, थोड़ा ठंडा पानी की शिकंजी और इस तरह की चीजें दें, ओआरएस का घोल दें, जो लिक्विड फॉर्म में ज्यादा हो वो चीजें दें। खाने में दलिया, दही, लस्सी, इस तरह की चीजें दें, भुना हुआ जीरा डाल के। या पुदीने की चटनी, पुदीने की चटनी है वो खिलाएं, पुदीने की चटनी बना के दही में मिला के खिलाएं। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। घायल को हमेशा ऐसे स्थान पर स्थिर रखें जिससे रक्तस्राव का वेग कम रहे। अंगों के टूटने की अवस्था को छोड़कर अन्य सभी अवस्थाओं में जिस अंग की से रक्तस्राव हो रहा है उसे ऊंचा रखें। कपड़े हटाकर घाव पर हवा लगने दें तथा रक्तस्राव में के भाग को उंगली से दबा रखें। बाहरी वस्तु जैसे शीशा, कपड़े के टुकड़े, बाल आदि को घाव में से निकाल दें। घाव के आसपास के स्थान पर जीवाणुनाशक तथा बीज में रक्तस्राव विरोधी दवा लगाकर रुई, गाज या लिंट लिंट लगाकर बांध बांध देना चाहिए। हाँ, घायल जो होता है उसको ऐसे स्थान पर रखे जिससे रक्त स्राव का वेग कम हो। मतलब वो ऐसी पोजीशन में गिरा हुआ है कि ऐसे हाथ नीचे और वहां से खून बह रहा है, तो उसको ऐसी पोजीशन में कर दो, उसके हाथ को ऊपर कर दो जिससे कि एकदम से नीचे ऐसे बहाव नीचे की तरफ ज्यादा ना हो। ऐसे करने पे उसका कम खून निकलेगा और उसके खून को बांध दें और उसको विश्वास दिलाते रहें कि वो ठीक हो जाएगा, ज्यादा चोट नहीं लगी, उसका मनोबल को बढ़ाएं। उसके बाद क्या करें, उसके अगर ज्यादा खून बह रहा है तो उसके खून को बंद करने की कोशिश करें, हाथ से दबा के रखें या फिर कोई तुरंत अगर हमें कुछ कपड़ा या कुछ ऐसा मिलता है तो उससे बांध कर या उससे दबा कर रोकें जब तक मेडिकल एड नहीं मिल जाती। तो उसको ऐसे करके रोकें और उसके बाद अगर उसमें कुछ बाल, चोट, कांच वगैरह कुछ चीज ऐसी कुछ गिरी हुई है उसके जख्म के ऊपर, खून के ऊपर, तो वहां से हमें कोशिश करनी चाहिए वो हटा दें। और एक जो इसने बताया लिंट जैसी दवाई या सिप्रिट आता है, वो अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो हम उसके घाव पर लगा दें और उसको बांध दें जिससे कि उसकी ब्लीडिंग ना हो और उसका ब्लड लॉस कम से कम हो। साफ घाव को साफ रखना बहुत जरूरी है। हम उसको अगर दवाई नहीं लगा सकते, हमारे पास कुछ नहीं है, तो उसके घाव के पास कोई भी ऐसे कांच के टुकड़े हैं, कोई पत्थर, कोई कंकर या कोई बाल है, तो हमें उसको वहां से तुरंत साफ कर देना चाहिए जिससे कि वो उसके खून में या उसके घाव के अंदर जाके सेप्टिक ना बनाए, उसको ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। इज दैट क्लियर? ठीक है, इतना कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड? ओके। रक्तस्राव का उपचार क्या है? शरीर में किसी खुले हिस्से के माध्यम से बाहरी रूप से रक्त का नुकसान रक्तस्राव के रूप में जाना जाता है, जबकि अंग के भीतर या नसों के बाहर कभी भी रक्तस्राव का प्रवाह आंतरिक रक्तस्राव के रूप में जाना जाता है। रक्तस्राव
कई कारणों से हो सकता है और इसलिए इसके लिए उपचार विकल्प भी भिन्न भिन्न हैं। खून बहने से के सबसे आम कारणों में से एक है चोट। यदि आपको चोट लगी है और चोट चोट लगी है तो रक्तस्राव होने लगेगा। इस मामले में के उपचार में के लिए सही पाठ्यक्रम है गोज का आवेदन है। इस प्रकार आंतरिक स्थिति के कारण रक्तस्राव हो सकता है। उस स्थिति में एक बार इस स्थिति का मूल्यांकन ठीक से किया जाता है, उपचार का कोर्स निर्धारित किया जाएगा। आंतरिक चोट के कारण अधिकांश आंतरिक रक्तस्राव होता है। इसका इलाज करने के कुछ तरीके हैं। पहला, विभिन्न दवाओं का प्रशासन है जो रक्त के प्रवाह को रोक सकता है और रक्तस्राव के कारण को भी रोक सकता है। यदि यह काम नहीं हो सकता तो खून को बाहर आने के लिए शल्य चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है। चोट कुछ लगती है तो दो तरह से ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग और बाहरी वाली ब्लीडिंग। बाहर की जो ब्लीडिंग है वो हमें दिखाई देती है, उसको हम पट्टी बांध के कैसे भी करके प्रयास करते हैं उसको रोकने का। लेकिन जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है। कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, कहीं चोट लग गई तो हमें दिखाई नहीं देगी। मरीज परेशान होगा, वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है, या उसको बहुत पेन भी हो सकता है और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, मरीज को भी नहीं पता होता। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। बाहरी चोट को तो हम रोक सकते हैं, रोकने की कोशिश कर सकते हैं, वो हमें करनी चाहिए। और इंटरनल ब्लीडिंग का जब पता लगता है तो उसको या तो दवाएं दे के अंदर रोका जाता है कि उसको कुछ ऐसी दवाएं दी जाए जो अंदर रोक दे। लेकिन अगर नहीं रुक पा रही तो हमें सर्जरी ऐसी करते हैं जिससे कि जो अंदर का खून है वो बाहर निकल जाए। क्योंकि जो अंदर जो खून निकला है वो किसी न किसी धमनी से, किसी न किसी ऑर्गन्स के खराब चोट लगने से, टूटने फूटने से, कटने से ही निकलेगा। वो कहीं और काम नहीं आएगा। वो बाहर ही निकल जाए तो मरीज को भी आराम मिलेगा और वो जल्दी उसके ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ लोग नागपन से पीड़ित होते हैं तब उन्हें तनाव होता है और इस मामले में उपचार सिर्फ आप अपने सिर को झुकाव करना और इस तरह के प्रवाह को रोकने की कोशिश करना है। रक्तस्राव का इलाज कैसे किया जाता है? उपचार शुरू करने के लिए निदान पहले किया जाना चाहिए। यदि उसका रक्तस्राव चोट के कारण होता है तो आपका डॉक्टर पहली बार चोट का आकलन करेगा कि वह कितना गहरा है। आवश्यकता होने पर सतही चोटों की पट्टियां या गोज पट्टियों के साथ इलाज किया जा सकता है। कभी-कभी रक्त में स्टेमिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए पट्टी और घाव के बीच कॉटन वार्ड डाला जाता है। अगर चोट गहरी है तो उपचार कुछ अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे। घावों को एक साथ बांधने के लिए अक्सर अंदरूनी सिंचन उपयोग किया जाता है। यदि घाव में कटौती होती है तो आंतरिक सिलाई का उपयोग मांसपेशियों को या ऊतकों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जा सकता है। त्वचा को सिलाई करके घाव के बाद बंद करने के लिए बाहरी सिंचन का उपयोग किया जाता है। रक्तस्राव रोकने के लिए यह उपचार बहुत प्रभावी है। किसी को ज्यादा चोट लगी है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो सर्जरी करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होता है, इंटरनल चोट को ठीक करने के लिए, उसकी ब्लीडिंग को ठीक करके जो सर्जरी करते हैं उसमें क्या करते हैं, पहले तो टिश्यूज और मसल्स को इंटरनल स्टिचेस लगाए जाते हैं। हमारी जब कोई भी चोट होती है, स्टिचेस लगते हैं तो वो दो तरीके से लगते हैं। एक तो जो हमारे टिश्यूज होते हैं और मसल्स होते हैं, उत्तक होते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, मसल्स होते हैं, उनको सिलाई की जाती है। उसके बाद हमारी स्किन को सिला जाता है। दो तरह से स्टिचेस लगाए जाते हैं ज्यादातर ऑलमोस्ट केसेस में। एक तो हमारी स्किन और टिश्यूज को जो उसको टिश्यूज को और हमारे मसल्स को सिला जाता है। उसके बाद हमारी स्किन को आपस में जोड़ा जाता है। तो जो इंटरनल जो स्टिचिंग होती है वो तो अपने आप घुल जाते हैं और बाहर वाले स्टिचेस को कई बार काटा जाता है और आजकल तो वो भी घुलने वाले हो गए हैं। तो इस तरह किया जाता है। ये रक्त ब्लीडिंग को रोकने का एक बहुत ही, यह उपचार बहुत ही प्रभावी उपचार है। हाँ जी।
आंतरिक आंतरिक रक्तस्राव आमतौर पर दवाओं के साथ इलाज किया जा सकता है, क्योंकि रक्तस्राव अक्सर अन्य स्थितियों जैसे पेप्टिक अल्सर, टाइफाइड हम्म आदि के कारण होता है। इस कारण रक्त की स्थिति का इलाज करने का एकमात्र तरीका वास्तविक स्थिति का इलाज करना है। हालांकि अगर आंतरिक रक्तस्राव चोट के कारण होता है तो शरीर को नुकसान का आकलन और नियंत्रण करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता ही होती है। दोबारा सिलाई को दवा के साथ किया जाता है जो रक्त प्रवाह को रोक सकता है। हाँ, पेप्टिक अल्सर होता है, हमारे पेट में अल्सर होता है जो हमें बाहर से तो दिखाई नहीं देता। हमारे पेट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या अल्सर, मतलब क्या चीजें हैं, कोई दिक्कत है, तो वो हमें बाहर से दिखाई नहीं देती। वो सिर्फ हमें थका देती है, हमें पेनफुल रहती है, कुछ ना कुछ दिक्कत इस तरह हमारी बनी रहती है, हमारे काम करने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है, बॉडी बिल्कुल लेथार्जिक हो जाती है या हम काम करने में अक्षम हो जाते हैं। पेट में जब अल्सर होता है, अल्सर मीन्स फोड़ा हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं कि सर्जरी होती है और इंटरनल ब्लीडिंग को ऐसे ही रोका जाता है स्टिचेस करके, जैसा भी उन्होंने पहले बताया था, मसल्स और टिश्यूज की स्टिचिंग, उसके बाद स्किन की स्टिचेस, इस तरह रोका जाता है। पेप्टिक अल्सर, पेट में अल्सर होना, पेट में फोड़ा होना, जो कि बहुत खतरनाक होता है। तनाव के कारण रक्तस्राव जैसे नोज ब्लीडिंग, आमतौर पर रक्त बंद होने पर आपके सिर को झुकाकर दबाया जाता है। अक्सर यह तनाव से निपटने के अभ्यास के साथ होना चाहिए। ये नोज ब्लीडिंग का एक और रीजन मानते हैं कि टेंशन होती है। जब एक तो गर्मी मौसम तो होता ही है, सर में गर्मी हो गई है तो भी, कफ जमा हो गया है तो भी, या फिर जिनको बहुत ज्यादा टेंशन होती है, बच्चों को भी होती है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो नहीं बता पाते, तो उनसे बात करना, तनाव को निपटने का अभ्यास, मतलब उनसे बातचीत करते रहना कि उनको क्या परेशानी है, उनको कूल, उनको शांत रखना कि कोई बात नहीं, उनको दिलासा देते रहना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करना, ये भी एक तरीका है जिससे नोज ब्लीडिंग पर हम काम कर सकते हैं। अगर वो टेंशन के कारण हो रही हो तो उस पर जरूर आराम मिलेगा। बाकी कफ है तो कफ का ट्रीटमेंट करना चाहिए, और गर्मी के कारण होती है तो उसका, उसके हिसाब से हमें देखना चाहिए। यदि आपको रक्तस्राव है तो इलाज की सलाह दी जाती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो चोट कितनी मामूली हो सकती है या उचित देखभाल हो रही है और घाव को साफ कर दिया गया है और रक्त प्रवाह ठीक से बंद हो गया है, यह आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी बात है। उपचार के लिए कौन पात्र नहीं है? यदि आपको रक्तस्राव नहीं है तो आप इसके लिए इलाज करने के योग्य नहीं नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी ब्लीडिंग है तो उसको अपना बांध के वो भी ठीक हो जाएगी, तो उसके लिए इलाज के लिए ठीक नहीं है। ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। हाँ क्या जी। कोई दुष्प्रभाव भी है? इलाज के लिए कोई दुष्प्रभाव नहीं है। हालांकि अगर आप निर्देशों के अनुसार अपनी पट्टियों को नहीं बदलते और न ही उन्हें साफ रखेंगे तो संक्रमण होने का जोखिम रहता है, और यदि संक्रमण आपके रक्त प्रवाह तक पहुंच जाता है तो आपका रक्त विषाक्त या सेप्सिस के से भी पीड़ित हो सकता है, जो बहुत खतरनाक है। यदि आप सर्जरी कर चुके हैं तो आप कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स और जैसे कि चोट लगने या सूजन दर्द की उम्मीद कर सकते हैं। अगर कोई चोट लगती है तो हमें साफ सफाई स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसकी बैंडेज को टाइम टू टाइम बदलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो तो सेप्सिस हो जाता है, पॉइजन, जहर फैल जाता है शरीर के अंदर इन्फेक्शन से, और अगर वो खून के अंदर हमारे ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है तो वो हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाता है, कई बार उस अंग को काटने तक की नौबत आ जाती है। उपचार के बाद दिशा निर्देश। एक बार आपका इलाज समाप्त हो जाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सुनिश्चित करना है कि आपकी पट्टियां साफ हो और उन्हें समय समय पर बदल दिया जाए। यह स्वच्छता सुनिश्चित करता है कि और आपके शरीर को ठीक से और प्रभावी ढंग से करने में भी मदद करता है।
ठीक होने के कारण समय लगता है, होने में समय लगता है। एक बार कारण पहचानने के बाद रक्तस्राव को तुरंत रोक दिया जा सकता है। अक्सर यह बंद हो जाता है क्योंकि पट्टी को लागू करना चाहिए, क्योंकि घाव आमतौर पर किसी चीज से साफ होते हैं, तो रक्त को पकड़ने में में मदद कर सकता है। कई बार क्या होता है कि ब्लीडिंग, चोट गहरी लग जाती है और ब्लीडिंग होती है, तो क्या करते हैं कि कुछ पट्टियों को उसके अंदर भर देते हैं, चोट के अंदर भर देते हैं, उसके ऊपर पट्टी बांध देते हैं, जिससे कि वो ब्लीडिंग रुक जाती है। तो पहले पुराने जमाने में क्या होता था, रजाई जानते हैं ना, रजाई के अंदर रुई होती थी, कपास। तो पुरानी जो रजाई होती थी, पुरानी रुई को निकाल के उसको जला के वो भी भर दिया जाता था कि उसके अंदर, जिससे कि वो एकदम से चोट के अंदर जो जख्म है, वो गहरा घाव है, उसको भर के उसके ऊपर से मतलब कपड़ा बांध दिया जाता था। नीम वगैरह का कुछ इस तरह का लेप लगा के, नीम के कुपल, नीम की छाल को पीस के वो सब लगा के वो बांध दिया जाता था। उससे भी चोटें ठीक हो जाया करती थी। लेकिन फिर जैसा ही माहौल होता है, जैसी बॉडी होती है, आजकल हमारी बॉडी, हम लोग जहर ज्यादा खाते हैं, तो इस तरह के हिसाब से अब जो है कि अभी भी कई बार देखा होगा आपने, जख्म ज्यादा होता है तो डॉक्टर लोग उसके अंदर कुछ पट्टियां बांध देते हैं, सॉल्यूशन में डाल के वो पट्टी भर देते हैं और उसको वो बांध देते हैं। इससे भी चोट को बंद करने में, ब्लीडिंग को रोकने में मदद मिलती है और चोट को भरने में, जख्म को भरने में मदद मिलती है। भारत में इलाज की क्या कीमत है? भारत में इलाज की कीमत 100 रुपए से 200 रुपए के बीच कहीं भी हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इलाज कहाँ करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, क्या उपचार की परिणाम स्थिति। उपचार के नतीजे जब तक स्थायी होते हैं तब तक रक्तस्राव किसी अन्य चीज के कारण होता है तो इलाज के लिए होता था। हाँ। यदि आपके पास अंतर्निहित स्थिति, इंटरनल कंडीशन है जिसका निदान या इलाज नहीं किया गया है, तो यह संभावना है कि ब्लीडिंग बार बार होगा। हम्म। अगर उपचार की ब्लीडिंग हो रही है और उसको हमने ठीक से नहीं किया, तो उसको बैंडेज बांध दी और उसको हमने कोई एंटीसेप्टिक नहीं लगाया, कुछ ऐसा नहीं किया, और क्यों हो रही है ये इसका भी कारण नहीं हमने जांचा, कोई वेन्स कट गई है, कोई इस तरह का कुछ हुआ कि बार बार हो रही है, थोड़ी देर रुक गया और हमने उसको खुला छोड़ दिया, जरा सा उस पर कुछ दोबारा से कुछ लगेगा तो दोबारा से ब्लीडिंग हो जाएगी। तो इसलिए अपनी चोट का ध्यान रखना चाहिए कि बार बार इस तरह जख्म हमारा फिर से ना चोट लगे, बार बार खून ना हो, खून ना निकले। हाँ जी। उपचार के विकल्प क्या हैं? हल्दी और घी के मिश्रण को इसका इलाज करने के लिए घाव पर लगाया जा सकता है। हालांकि एंटीसेप्टिक घाव का इलाज करने का सबसे प्रभावी तरीका है। हल्दी को हमारे आयुर्वेद में एंटीसेप्टिक माना गया है कि कोई भी जख्म हो, हमारे पास कुछ नहीं है तो घर में हल्दी तो होती है, तुरंत हल्दी को या तो सरसों के तेल में, नहीं तो वैसे भी उसके घाव पर थोड़ा सा पानी में गीला करके हम उसके घाव पर लगा सकते हैं। ऑयल वगैरह कुछ नहीं है तो हम थोड़ा सा पानी में उसको गीला करेंगे और हल्दी को जख्म के ऊपर लगा देंगे, तो ये एंटीसेप्टिक होती है। जख्म के ऊपर कीटाणु या जीवाणु नहीं बनेंगे और वो अंदर तक नहीं हमारे जख्म को और ज्यादा खराब करेंगे। बैंडेज के प्रकार। चोट के आकार के मुताबिक रोलर बैंडेज, ट्यूबर बैंडेज, ट्राइंगल बैंडेज, स्टेप बैंडेज आदि का इस्तेमाल करते हैं। आप बैंडेज को टी शेप, एक्स शेप या क्रॉसिंग शेप में काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट एड जरूरी है। संक्रमण से बचने के लिए आप टिटनस का इंजेक्शन जरूर लें। अब बैंडेज के प्रकार हैं कि बैंडेज कितने प्रकार की होती है, तो इस तरह के आपने नाम पढ़े हैं, रोलर, गोल बैंडेज, ट्रायंगल बैंडेज, टेप जो होती है, बैंडेज वाली टेप होती है वो भी होती है, टी बैंडेज। इसको जहां जहां जो चोट लगी है शरीर के विभिन्न हिस्सों के लिए अनेक अलग अलग प्रकार की बैंडेज होती है, उसका हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। और संक्रमण से बचने के लिए टिटनेस का इंजेक्शन, जो सेप्सिस हो जाता है, सेप्टिक जिसे बोलते हैं वो हो जाता है, उसको रोकने के लिए टिटनेस का इंजेक्शन लगाना जरूरी होता है, जिससे कि हमारा जख्म और ज्यादा खराब ना हो। तो अभी लास्ट के जो टाइम बचा है, अगर इसने फर्स्ट पेपर में से किसी ने कुछ पूछना है तो बता दीजिए। फर्स्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्या मैं
कुछ आप लोगों को अगर कुछ पूछना है फर्स्ट पेपर में से तो बता दीजिए मुझे, या बीच में आप पढ़ लीजिए। फिर भी बीच में कोई आपका क्वेश्चन है तो क्लास के लास्ट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट पेपर जो हमने आहार चिकित्सा या प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत वगैरह ये सब पढ़ा था, उसमें से अगर कुछ पता जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि उस दिन सिर्फ प्रदीप जी और रेखा जी थे, तो आज राधा जी भी हैं और अलका जी आप भी हैं, तो अगर कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन है फर्स्ट पेपर में से तो आप पूछ सकते हैं। इसमें मैम बस जो हेलो मेरा मैम। छोटा था। हाँ जी, हाँ जी। मैम नमस्ते, मैं राधा रानी बोल रही हूँ। हाँ नमस्कार जी, कहिए। हाँ मैम, सर ने पूरा रिकॉर्डिंग भेजा है मुझे, मैंने देखा नहीं ठीक से। देखने के ठीक है बाद जो जो डाउट रहेगा मैं आपसे पूछूंगी। जी, ठीक है, बिल्कुल पूछ लीजिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। हाँ जी, अलका जी आप क्या कह रही हैं? मैम ये देख रही थी मैं कि परसों जो मेरा छोटा था वो व्यक्तिगत साफ सफाई और सूर्य स्नान वगैरह था, हाँ तो जी, ठीक है, मैं मतलब देख लूंगी मैम इसको। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं